वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल मैं हूं युशा मुमताज और आप जानते हैं कि मैं प्रोग्राम करता हूं हम और आप। और जैसा कि पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा माशाल्लाह फीडबैक मिला। पिछले हफ्ते मेरे साथ हसन जावेद साहब थे, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से और बहुत अच्छे कुलीग मेरे, और उनकी बड़ी सपोर्ट रहती है मेरे प्रोग्राम में, नो डाउट। और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया आप सबने, बहुत मजा आया। और बहुत सारे लोगों ने देखा जो 5 महीने 6 महीने से प्रोग्राम नहीं कर सक रहा था। सो लोगों ने बड़ा उसको मिस किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने जब प्रोग्राम किया तो मुझे एक बड़े अच्छे मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझको अप्रोच किया कि यार एक आध हमारे साथ भी हो जाए। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। सो आज हम कुछ नुक्ताचीनी वाली बातें या कुछ ज्यादा मोटिवेशनल बातें हो सकता है ना कर पाए। आज हम जरा कुछ करेंगे मार धाड़ की बातें। यस। और जो मार धाड़ की बातें होंगी वो सिर्फ पैर वाली होंगी, हाथ वाली नहीं होंगी। क्योंकि वो जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम बिल्कुल आपको बताऊंगा, बट नाम बताने से पहले, क्योंकि हम नाम बताते बताते शायद हमारा प्रोग्राम का और जो इंट्रोडक्शन है वो कराते कराते प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सकता ज्यादा हो जाए। माशाल्लाह वेल नोन कराटे मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं। इसके साथ वो पहले पाकिस्तानी रिसर्चर हैं मार्शल आर्ट के। इसके साथ वो के जिन्होंने सफर किया ओकिनावा का। और ओकिनावा वो जगह है जहां पे कराटे की पैदाइश हुई, एक तरीके से जहां पे कराटे को दरियाफ्त किया गया, जहां से उसकी शुरुआत हुई। अच्छा, इसी के साथ आपको बताऊं कि ये वो हैं जो पाकिस्तान का फ्लैग लेके ओकिनावा की जमीन पर मौजूद रहे। ओकिनावा की जमीन पर इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लहराया। जिन्होंने पिछले साल सितंबर में जापान में सिल्वर मेडल को सिक्योर किया। साथ ही साथ ये डेलीगेट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड कराटे ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ये प्रोफेशनली पढ़ाते भी हैं पुअर स्टूडेंट्स को जो इसकी फीस, इसके अखराजात को अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये रिसेंटली अभी काम कर रहे हैं डीएमसी एजुकेशन के साथ, और इन्होंने उस डिपार्टमेंट में कराटे को इंट्रोड्यूस कराया। इसके साथ ही ये कराटे मास्टर हैं जिन्होंने तारुफ कराया कराटे का करिकुलम इन पाकिस्तान। और ये साथ में द फर्स्ट पाकिस्तानी हु सीटेड गवर्नमेंट सीट बाय गवर्नर ऑफ द ओकिनावा, राइट। जनाब रेंशी दानिश खान साहब, मैं इनको वेलकम करता हूं जी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इतना नाज़रीन इतना ज्यादा कोई था माशाल्लाह कि मेरे लिए बड़ा टफ टाइम मुझे मिल गया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं आज आया इनके पास, मेरी इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूं कि मेरा प्रोग्राम अनस्क्रिप्टेड होता है। सो दानिश भाई ने कहा आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आपका तो प्रोग्राम अनस्क्रिप्टेड होता है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होता है। बट मैं आपकी इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन जानता नहीं हूं, सो प्लीज आप मुझे बता दें। यहां तक इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इसके बाद ये जानते हैं जी मेरे पास कोई पर्चा वर्चा नहीं है सवाल पूछने के लिए। अब मैं इनसे डायरेक्ट पूछूंगा। अच्छा जी दानिश साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मार्शल आर्ट है, इसका शौक कैसे उठा, कैसे इसका ख्याल आया? ये पेरेंट्स की तरफ से था कि आपकी तरफ से था? थोड़ा सा इस बारे में पहले बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो मैं जो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और कराटे को मजीद प्रमोशन देने के लिए जो है आपने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। रही बात मेरे शौक की, तो शौक जो है मेरे वालिद साहब से इनहेरिट हुआ है मुझे। मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान के फादर ऑफ कराटे कहलाते हैं। 1969 में जो है कराटे को पाकिस्तान में लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ हालात ऐसे थे कि जिसमें कराटे जो है वो ग्रुप में तब्दील हो गया था और एक गैंग नुमा एक रुझान बन गया था। कराटे भी एक जो है वो तंजीमी एक शक्ल बन गई थी, जिसकी वजह से वो वापस चले गए और अपनी जॉब की वजह से, जॉब उनकी बाहर थी, तो वहीं उन्होंने जो है इनको मजीद आगे बढ़ाया। और यहाँ पे उसका कम्प्लीटली कोई वर्क प्रैक्टिकली जो है वो नहीं कर सकी इसी वजह से। तो शौक मेरे वालिद की वजह से मुझे आया। मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो शाहिद अली खान है। और हर किसी बच्चे के अंदर जो शौक होता है वो किसी ना किसी गेम का होता है। मेरे पास गेम का कोई शौक था ही नहीं। मैं शुरू से शरारती बच्चा था और हमारा जिस जगह घर था वहाँ पे बच्चे जो है वो एक दूसरे को मारना और हैंड कॉम्बैट जो है आम बात थी, तो वो मेरे घर का माहौल नहीं था। तो उसमें बड़ी मुश्किलात मैंने उठाई अपनी। तो ये जो कराटे थी वो बेसिकली मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई। और पहले ये सेल्फ डिफेंस बना, फिर ये शौक बना, अब ये मेरी जिंदगी बन गई। अच्छा यस, एक सवाल यहाँ उठता है कि सेल्फ डिफेंस से शौक जो है ये कैसे बना? क्या बचपन में किसी के साथ प्रैक्टिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ आपका किसी इलाके में, घर के बाहर, कोई स्कूल में, कहीं पे?
बस बचपन में तो ये है कि बच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है, लड़ाई जो है वो एक खेल की तरह ही होती है। तो मुस्तकिल मेरा जो है वो हर हफ्ते जो है वो एक वीकली बेस पे जो है एक बाहर जो है अपोनेंट तैयार होता था जो मुझे बीट बीट करने के लिए yes. तैयार बैठा होता था। तो शुरू में वो जो है वो एक वो पर्सनल था कि वो थोड़ा सा वो प्रोफेशनल था? पर्सनल जेलसी होती है कि बच्चा Okay. जो है वो एक वेल नोन फैमिली से ताल्लुक रखता है और एजुकेटेड है और फैमिली इनकी ये बैकग्राउंड अच्छा आगे है, कैसे जा रहा? तो वो आगे कैसे जा रहा है, हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कर रहे। तो वो बस एक बच्चों में से होता है, झगड़े करते हैं। तो वो मेरे बचपन से शुरू हुआ, समझ लें कि मेरी 20-22 साल की एज तक ये मुस्तकिल रहा मेरे साथ। तो और ये पहले एक, फिर 2 और 3 और फिर ऐसा भी वक्त आया, जो सुनने वाले मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह इस बात के गवाह भी हैं कि 18 लोग एक साथ मेरे ऊपर जो है वो उन्होंने अटैक किया, इसी वजह से कि ये अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो 18 लोग तो कंट्रोल होंगे, जिन कंट्रोल करेंगे। तो वक्त के साथ साथ में उन्हीं से जो है नहीं, सीखता रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इसलिए मैं खुद बड़ा लाइक करता हूँ। और दोस्तों मैं बताऊं कि जब मैं सम टाइम मेरा मूड होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने का, तो मैं नॉर्मली हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखता हूँ। इसमें बड़ी ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रीट फाइट ट्रिक्स बहुत ज्यादा होती है, आनी चाहिए, क्योंकि हम तो मार्शल आर्ट से जो बॉक्सिंग देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं, बट जो स्ट्रीट फाइट होती है इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। स्ट्रीट फाइट में आपको बॉक्सिंग और कराटे के एक्शन का टाइम नहीं मिलता, पीछे से सर पे डंडा पड़ जाता है जी। ऐसा ही है। तो मुझे बताएं कि जी जब आप स्कूल लाइफ में, अच्छा मैं एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट कि जी इन्होंने कराटे में बकायदा मास्टर्स किया हुआ है और माशाल्लाह ये ग्रेजुएट भी हैं और ये एसोसिएट इंजीनियर भी आईटी में, राइट। तो एक तो माशाल्लाह इटसेल्फ कराटे इटसेल्फ एक बड़ी टफ एजुकेशन, ठीक, साथ में आपने अपनी ये एकेडमी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखा, साथ में आप आईटी एसोसिएट इंजीनियर भी हैं। So, उस पर हम थोड़ा सा लेटर ऑन आएंगे, बट मैं जरा वापस हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे आऊंगा कि आप स्कूल लाइफ में थे, ठीक है, आपने फेस करना शुरू किया जी, पहले 1 to 1 हुआ, फिर 2 to 1 हुआ, फिर 3 to 1, 4 to 1, कैसे ग्रेजुअली बढ़ा? असल में मेरे टीचर ही मेरे दुश्मन थे। My God. वो मुझे रोज ही जब थ्रेट करते थे तो मैं ज़हनी तौर से तैयार रहता था कि यार आज मैं जब घर से बाहर निकलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो अवेयरनेस थी मेरे अंदर, जो मुझे कराटे से बाद में आती, प्रैक्टिस करने के, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करने के, वो मेरे अपोनेंट ने मुझे पहले दे दी कि हम तैयार हैं तुम्हें मारने के लिए। तो वो बेसिकली वो भी खैर बचपन में होता है, लेकिन ये कि मेरी जो ग्रेजुअली वो एज क्या थी आपकी? वो जो कि मेरे ख्याल से 12 साल 13 साल, Okay. और यहाँ से मेरा जो फाइट का स्टार्ट हो चुका था। तो यही वजह है कि जब मैं इसको आगे मजीद बढ़ाया तो समझना कि 23-25 एज जो मेरी थी वो बड़ी खतरनाक थी। ओके, तो एक तो सेल्फ डिफेंस आपने सीखा अपने वालिद से, राइट, फिर आपने यकीनन कहीं से क्लासेस ली होंगी पाकिस्तान में, इनिशियली आपने क्लासेस बकायदा स्टार्ट किया होगा, किसी कोच सेंटर को ज्वाइन किया होगा। सो आपका ये जो है जो गाइड का सिस्टम था वालिद साहब के साथ, वो कब तक का था और फिर आपने जो है वो शुरू कब किया बकायदा सीखना सेंटर को ज्वाइन करके? असल में जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही अपने घर में हो तो फिर आपका इल्म और प्रैक्टिस तो मुझसे घर में रहती है, बेहतरीन। लेकिन ये है कि जब हम अपने शहर में रहते हैं और इसको कंपटीशन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वालिद साहब को बहुत मेरी तरफ से शिकायतें मिलने लगी कि भाई ये तोड़ के आ रहे साहब, ये कुछ ऐसा ही कुछ था। तो वो ये समझते थे कि शायद मैं ये चीजें शौक की वजह से लोगों के साथ कर रहा हूँ, जबकि बैकग्राउंड ये होता था कि लोग मेरे ऊपर आते थे मुझे बीट करने के लिए। तो वो बात मैं डिस्कस नहीं कर पाता था। कुछ फिल्मी सीन नहीं हो गया जैसे अक्षय कुमार जो है वो दुश्मन से लड़के आ रहा है और अक्षय कुमार के जो वालिद वो पुलिस में होते थे, वो कहते थे अपने बेटे को बंद कर दिया उठा के? असल में रियलिटी जो होती है वो उसी से फिल्म बनती है। हम कोई कहानी बाहर देखते हैं तो वो उसी से जो है इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप मोहम्मद अली को दे लें कि मोहम्मद अली की रियल लाइफ स्टोरी है, बाद में रॉकी फिल्म स्टार यस यस एब्सोल्युटली। मोहम्मद अली जो आप बॉक्सर की अगर बात कर रहे जी। हैं, सो उसका यही था कि वो मैंने सुना, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जी उसकी कोई साइकिल चोरी हो गई थी, वो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, तो उसने पुलिस वाले कहा कि अगरचे वो चोर मुझे मिल गया मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। तो पुलिस वाले ने मैं कल कहा कि जी अगरचे तुम्हें पहले दांत तोड़ना सीखो तो जाके पहले। सो साहब का दांत तोड़ना सीखना शुरू हो गया, वो बॉक्सिंग शुरू कर दिया उन्होंने, वो आ जाके अगर ऐसे ही था तो, या फिर आप अगर सही मुझे कर सकते हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दें। असल में हर एक चैंपियन के पीछे उसकी एक स्टोरी होती है, बात बिल्कुल ये है। ऐसी- और हर एक कामयाब इंसान के पीछे भी उसकी एक स्टोरी होती है। डिपेंड करता है कि वो स्टोरी नेगेटिव वे में थी या पॉजिटिव वे में थी। तो ये जो हम अपनी बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वे में लाइफ उनकी गुजर गई, जिसका साइड इफेक्ट हमने ये देखा कि साइड इफेक्ट कहने हैं कि ये देखा कि आज हम मोहम्मद अली को लेजेंड कहते हैं, उसके जैसा कोई और नहीं है। बॉक्सर बहुत है लेकिन मोहम्मद अली जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, नो डाउट। तो अगर हम अपनी जिंदगी को पॉजिटिव गुजारें और अपनी नेगेटिव चीजों को दूर करें, तो यही वजह है हम जो अपने आप को स्पोर्ट्स में और मार्शल आर्ट में खासतौर पर लेके आते हैं कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को हम खत्म करते हैं, उसको यूज करके पॉजिटिव कामों में लगाते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन को किस तरीके से मेंटेन रखा कि जी आप साथ में कराटे, इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ 1-2 महीना वक्त गुजारा इसमें,
क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसमें बड़ी स्ट्रांग चाहिए, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपकी वेन्स बड़ी खुली हुई होती हैं, आपने प्रैक्टिस छोड़ी वक्त के साथ वो बंद होगी। तो इसको कैसे आपने मेंटेन रखा, सुबह से लेकर रात तक की क्या रूटीन, क्या सुफियान? देखिए कई जगहों पे रूटीन ये काम करता है, लेकिन अंदर आपकी पैशन है ना, और पैशन की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो फिर आप उसको टाइम ड्यूरेशन टाइम टेबल भी नहीं रखेंगे। आप कहेंगे जो तो मुझे करना ही करना है, खुद टाइम निकालेंगे आप, आपकी नीड है बेसिकली। जस्ट लाइक अ सैलरी, जब हम आखिर में हमें सैलरी मिलती है तो हम उस सैलरी को लेने के लिए सारी जान तोड़ कोशिश करते हैं, हल्की जगह हड़ताल हो जाए तो ऐसे डिसहार्ट होते हैं हम लोग कि हमारे फेस में मजा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे तो बात है नीड की, आपकी नीड क्या है। तो ये जो सारी चीजें मैं कर सका ये मेरी नीड थी, मेरा पैशन था, मेरा शौक था। अब एजुकेशन है, मैं सच बताऊं कि मैं अपनी एजुकेशन के अंदर हमेशा मैंने सेकंड प्रायोरिटी रखी है, लेकिन जितनी प्रायोरिटी रखी है उसको टाइम दिया, उसको स्ट्रॉन्गली अपना होल्ड किया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा मार्शल आर्ट कराटे रही है। यही वजह है कि आप मेरी एजुकेशन भी अगर देखें, मेरा फेम भी अगर देखें कि दुनिया में अगर मशहूर हूँ तो एजुकेशन से ज्यादा मैं अपने स्पोर्ट्स के अंदर हूँ। तो ये एक मैसेज है बेसिकली हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारी आने वाली नेशन के लिए, कि एजुकेशन मस्ट, बट स्पोर्ट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल वन, फॉर द हेल्थ एज वेल, आपकी मेंटल अप्रोच के लिए, आपकी फिजिकल अप्रोच के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी है। आजकल की जनरेशन है वो बाजुकात मुझ समेत खुद अपने ऊपर मैं इस चीज को सोचता हूँ कि हम कहाँ रह गए। हम तो जी मोबाइल में रह गए, हम लैपटॉप में रह गए, कंप्यूटर में रह गए, इंटरनेट वाईफाई पर रह गए, हमने अपने आप को यहाँ खत्म कर दिया। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा जी मैं इंचार्ज लेवल का बंदा हूँ और मेरे पास एक छोटा सा फोन है जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरे पास फोन आए या मैं किसी को फोन कर सकूं, दैट्स इट, ताकि मैं लोगों से मेल जोल रख सकूं। हमने आपको बड़ा अपने आप को महदूद कर दिया। आपके वीडियो गेम्स आ गए, वीडियो गेम्स आने से क्या हुआ, आपकी मेंटल जो हेल्थ थी वो भी खत्म हो गई, जो फिजिकल हेल्थ थी वो भी खत्म हो गई। तो इस पर तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा इसमें काम खराब किया हुआ है। ये सारे ग्राउंड, ये सारे पार्क सियासत की नजर हो गए। खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आज बात करेंगे मार धाड़ की, प्रैक्टिकली मार धाड़ की। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपका जब ये सफर शुरू हुआ बाकायदा, कि जब आपको मेडल्स मिलने लगे और आप ब्लैक बेल्ट हो गए, आपका फिर बाहर ओकिनावा का, उसके बाद फिर हमें कुछ यहाँ से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा पहले से बात करें। बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं। एक चीज आपकी बात रोकूंगा दोस्तों, आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने दानिश भाई से पूछा, दानिश भाई कोई सवाल के ऊपर कहीं कोई रोक टोक, इन्होंने कहा जी आप मुझे जहां तक लेके जा सकते हैं आप ले जाइएगा। मैंने कहा जी इट्स फाइन, फेयर इनफ, यस प्लीज। थैंक यू। असल में कराटे जो मैंने शुरुआत की थी अपने वाले साहब से, कि उसको मैंने स्पोर्ट्स और एजुकेशन से हटके जो मैंने एसोसिएशन के अंदर प्रैक्टिकली इसको कंपटीशन में लेके आया, तो मैंने एसोसिएशन और फेडरेशन के अंदर बहुत सारी चीजों को फेस किया जो सियासत से भी करीबी है मामला, जो मैं यहाँ डिस्कस करना पसंद नहीं करूंगा वरना लोग डिसाइड होंगे। लेकिन ये कि मुझे हमेशा पीछे किया गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। पहले छोटे थे तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करें, उसमें मसाइल होते थे, हमें हमेशा पीछे किया जाता था। और चूंकि ये एसोसिएशन और फेडरेशन होती हैं, ये बेसिकली सियासत पे और किसी खास पहलू को हाईलाइट करने के लिए और फंड रेज करने के लिए की जा रही होती है। हम यहाँ पे अपनी एफर्ट देते होते हैं, प्लेयर जो है अपनी एफर्ट दे रहा होता है कि मुझे खेलना है, और उसके खेल को, उसके जज्बे को, उसके आप ये कह लें कि उसके अंदर की सच्चाई को यूज कर रहे होते हैं फेडरेशन के लोग, और वहां से पैसे अर्न कर रहे होते हैं। और आप ये देखें कि आज जो हमारे पास फंड हमें नहीं मिल रहा होता, उसकी वजह ये है कि मिस यूज किया गया है। किसने किया है? ये हमारे पीछे जो लोग हैं उन लोगों ने किया है। और फेस किसे कराया आगे? इन प्लेयर्स को, जो बेचारे गरीब तबके से भी आते हैं, पढ़े लिखे तबके से भी आते हैं, और वो अपने आप को फुलफिल कर रहे होते हैं, इवेंट को दिखा रहे होते हैं अपने बल पे। तो मुझे जो पीछे किया गया, मेरी फितरी एक चीज है कि मेरे अंदर बिल्कुल एक बॉल रुआ एक मेरे अंदर फिलॉसफी है कि जितना मुझे पानी के अंदर दबाया जाएगा मैं उससे डबल पावर से ऊपर उठूंगा। ये मेरे मुखालिफ लोगों को पता नहीं था, बस वो ये काम अपने करते रहे, मुझे पीछे करते रहे। अल्लाह ने मुझे आगे की, मेरी सारी मदद अल्लाह की तरफ से थी। मैंने अपनी एफर्ट नहीं छोड़ी, एफर्ट में करता रहा। जो मेन थीम है जो पाकिस्तान में कभी आई नहीं, वो मुझे मेरे घर से मिलती रही, और वो थी कैरिकुलम। आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप जाके मास्टर से इंट्रोड्यूस करें, करवाएं उन्हें, उनसे पूछें कि व्हाट इज कराटे, आप यकीन माने उनके पास गिनी चुनी चीजें होंगी। वो क्या कराटे है तो मारधाड़ का खेल है, कराटे मेडल अर्न करने का, कराटे पैसा अर्न करने का, कराटे सेल्फ डिफेंस, नो, कराटे इज नॉट सेल्फ डिफेंस, कराटे इज अ वे ऑफ लाइफ। कराटे एक कल्चर है, ये कल्चर है ओकिनावा का। आप ओकिनावा जाएं, मैं वहां पे पर्सनली ट्रेनिंग करने के लिए गया, तो वहां पे दीवार के ऊपर पंच करते हैं और दीवार हिल रही होती है। मैं गया, मैंने कहा ये तो बड़ी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। उन्होंने कहा ये तो वार्म अप करना है, इसका मकसद कुछ और है। तो मैंने कहा आप ये मकसद भी समझा दें। तो एक कोई 8 to 9 इंचेस मोटा जो है एक वुडन जमीन के अंदर धसा हुआ था, उसने उसमें हाथ रखा, ना ही उसने कोई उसको हिट करने के लिए बैक किया, जस्ट रखा, पैचा डेवलप किया, और देखिए मैंने परसा छोड़ था उसके, उसने खड़ी किया। मैं हैरान हो गया, और जब हाथ देखे तो सीमेंट की चादरें बनी हुई थी उसके नकल्स के ऊपर।
तो बात ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको तोड़ने फोड़ने की आदत थी। उस कल्चर को अपने अंदर डेवलप करना, कराटे को अपने ब्लड में शामिल करना, और इतने हम्बल लोग हैं कि अगर आप वहां जाएं तो आपको जो वेलकम करेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप भूल लेंगे दुनिया की सारी सखावत, झुक कर मिलना, ये चीजें कहाँ से आई? इतना ताकतवर आदमी आपसे अगर झुक कर मिले, ये है कल्चर। आप लोगों ने उसको क्या सीखा? आप लोगों ने उसको सीखा और बाहर जाके आपने मार धाड़ उसको एक हैंड कॉम्बैट, और आपने बस तोड़ फोड़। देखिए पाकिस्तानियों का जो माइंड है ना, बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है। चीजों में तोड़ फोड़ पैदा करना, आप लड़वा लें, आप जज्बात आप देख लें, आपको ये मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगरचे गलती से किसी को कोई पावर मिल जाए, चाहे वो फिजिकल पावर हो, चाहे वो कोई डेजिग्नेटेड पावर हो, चाहे वो मेंटल पावर हो, वो उसको इस तरह इफिशिएंसी के साथ, इस तरह उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं, अपने आप को इतना मनवाने की कोशिश करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि इस दौर में हर बंदा अपनी अपनी ताकत के मुनासबत से फिरौन बना हुआ है। ऐसे ही सो उस फिर आप ओकिनावा में जब आपका वो रहा, आपकी ट्रेनिंग रही, फिर वहां से आपने जो विन किया और सब कुछ, फिर रिसर्चर बने, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो हमारी जनरेशन है, इसको स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स का तो खैर नो डाउट हर स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ बेनिफिट अलग अलग होता है, बट जो कराटे का जो स्पेशल जो बेनिफिट है, जो पूरी फिजिक्स और पूरी मेंटल अप्रोच के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जी कराटे वो वाहिद खेल है जिसमें आपके हाथ से ज्यादा आपके पैर चलते हैं। हर वक्त आपने पैर पे कंटिन्यूसली आपने जंप भी करना है, आपने मारना भी तो पैर से, रोकना भी तो हाथ और पैर से। तो ये थोड़ा सा इसको आप थोड़ा बताएं प्लीज साथ साथ। असल में जब दूसरी जंग अजीम से पहले जो है कराटे किसी और नाम से था। ये जब जंग सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और ओकिनावा ने कैप्चर कर लिया ओकिनावा के ऊपर, तो इनके जो मास्टर्स थे, कई मास्टर्स तो जंग में मर गए, किसी का पता ही नहीं कि बॉडी कहाँ है। बॉम्बिंग जो हुई थी, तो वहां पर इनका आपस में जो जैसे कहते हैं डिस्कशन हुआ, और 19वीं सेंचुरी के अंदर कराटे फॉर्म की गई। यानी करा जो है वो जापान से लिया गया, इसको कहते हैं एम्प्टी, खाली, और ते जो है वो ओकिनावा का लफ्ज है, कहते हैं हाथ, खाली हाथ, इसको बनाया गया। उसका जो मकसद था वो सेल्फ डिफेंस भी था, कंपटीशन ओरिएंटेड भी था, और बहुत डिफरेंट उसको एक वे दे दिया गया, जबकि रियलिटी में जो है कराटे ये नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपका सवाल दोबारा से दोहरा दें तो मैं दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचाऊंगा। यस, मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहता था कि स्पोर्ट्स के नो डाउट बहुत फायदे, स्विमिंग के अलग अलग फायदे, आपके क्रिकेट के एरियस, कराटे के स्पेशली इसके क्या फायदे, इसकी क्या मेंटल और फिजिकल अप्रोच? तो जो कराटे जो है बेसिकली वो लेग यूज नहीं है, एक वाहिद कराटे ही है। और कुंफू एक नाम आपने सुना होगा बहुत, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को यूटिलाइज करना है, पूरी बॉडी को। उसमें ब्लॉक्स भी हैं, एल्बो भी है, कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है, यहाँ तक कि आपके सर के बाल है वो भी यूज होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अब कोई आदमी कहेगा यार सर के बाल कैसे यूज हो सकते हैं? जब कोई ग्रिप करेगा और जब आपके बाल पकड़ेगा तो उस वक्त वो ग्रिप किया हुआ बेसिकली, वो अपने ग्रिप की वजह से ही फंसेगा। ये होती है आपकी लॉक चॉक और डिफरेंट चीजें। ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मिक्स कर दिया गया हर चीज को, ताकि आपसे कोई सवाल ना करे, उस वजह से ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पैदा हुए हैं कि हम कहते हैं कराटे पैर का खेल है। अगर कराटे पैर का खेल है और किसी आदमी के पैर नहीं है तो वो आदमी क्या करेगा? यानी कराटे इज डेड। कराटे अगर डेड है तो फिर सीखने का फायदा क्या? कराटे पूरी बॉडी के लिए है, बेसिकली ये ताइक्वांडो है जो कोरियन आर्ट है, जो कराटे से निकला है। इसके दो तीन नाम कोई मैंने सुने हुए हैं। एक तो मार्शल आर्ट, ठीक है, कराटे, आई एम सॉरी आपकी बात बीच में काट दिया, आप वहीं से शुरू कीजिएगा जी। कराटे, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कुंग फू इज काइंड ऑफ डिफरेंट, बट ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो नाजरीन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा आप प्लीज गाइड करें। कुंग फू इज नॉट काइंड ऑफ डिफरेंट, बेसिकली कुंग फू इज अ फादर ऑफ कराटे। ये जितनी मार्शल आर्ट है बेसिकली इसका जो इनकी जो वालिद कहा जाता है वो कुंग फू कहा जाता है, और जो ओकिनावन कराटे है जो ओकिनावा के अंदर पैदा हुई है वो मदर है। इन दोनों के मिलाप से जितने आप नाम सुन रहे हैं ये सब उसके मिलाप से पैदा हुए हैं। और अगर हम ओकिनावा कराटे की बात करें 550, 600, 700 साल इसको हुआ है, और अगर कुंग फू की बात करें तो 1000 ईयर्स हुआ है, और अगर आप ताइक्वांडो की बात करेंगे 1960 में तो पैदा हुआ है, जो कराटे से ही निकला है। और जितने ये आर्ट आप नाम सुने, क्योकुशन है और शोतोकान है, ये डिफरेंट नाम है, ये बेसिकली पुराने स्टाइलों का वर्जन है, ये है। राइट। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जी कि आपकी जो एजुकेशन साथ में रही, क्योंकि आप इसमें आपने कराटे में मास्टर्स भी किया, राइट, आपने कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन भी किया और साथ में आपने आईटी से एसोसिएट इंजीनियर भी रहे। So, इन तीनों का सफर आपके साथ, और फिर साथ में ये मार्शल आर्ट्स, और फिर आपके साथ वो आपके बेचारे अटैकर आपके, तो ये थोड़ा सा आप जिस कॉलेज में गए वहां पे यकीनन आपके फड्डे हुए होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में गए आपके वहां फड्डे हुए होंगे,
तो ये कैसे आपने बड़ा मैनेज रखा जी? मार खा के भी आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करने भी जा रहे हैं, मार के भी आ रहे हैं। कोई बड़ा ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ जिसमें आपने कोई हड्डी वड्डी तोड़ दी हो, कोई सर्वर फाड़ दिया हो किसी का? असल में आपने सवाल ऐसा किया है कि अगर इसका मैं जवाब आपको रियलिटी में दे दूं, और मेरे जो दोस्त यार हैं जो मतलब मुझे जानते हैं और जो मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी है, तो कहीं वो कमेंट करके मजीद आपको इन्फॉर्मेशन ना दे दे इस चीज में। अब तो देखिए, मैं तो सवाल, मुझे तो इजाजत थी जी, मैंने तो बिल्कुल, पूछ लिया। आप इस पर देख लें जी। तो ये जो डिस्प्यूट, तो देखिए मेरी बेसिकली जो तरबियत है उसमें नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और लोगों के साथ मैं ताल्लुक बनाना चाहता नहीं, हूँ। वो होता क्या है मैं आपको बताऊं। सॉरी, हो सकता है मेरा सवाल शायद कुछ किसी और वे से आ गया। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था। होता ये कि जब मेरे अंदर किसी चीज की कोई कमी होगी और सामने वाले के अंदर उस चीज की ज्यादती होगी, वो उस चीज को ज्यादा बेहतर जानता होगा, तो एक जेलसी मेरे अंदर जनरेट होगी, जिसकी वजह से मैं चाहूंगा मैं इसको बकायदा तो मैं बीट नहीं कर पाता, बट मैं उसको हाथ टांग से बीट कर दूं, मैं इसको तोड़ दूं, मरोड़ दूं, ताकि ये तो वो वाला डिस्प्यूट के आप तो नो डाउट आप तो सेल्फ डिफेंस के लिए ही आपने सीखा था, जो आपकी तरबियत हुई थी। तो आपने, किसी ने आपको हिट करना है तो आपने उसको रोकना है। बट लोग आपको इरिटेट करते हैं कि हाँ जी मुझे मारो, कहते हैं यहाँ बैल मुझे मार वाली बात होती है। लोग दावत देते हैं, भाई दानिश साहब मुझे मारे इधर आके। अच्छा, लिटरली एक सच है मेरे अंदर, वो ये कि मैंने कभी किसी को धोखा भी नहीं। अच्छा, आ जाओ तो आ जाओ भाई। मतलब मैं सिर्फ खामोशी से जो है इंतजार करता था, क्योंकि मेरी जो माइंड मेकिंग हुई थी बचपन से वो ये थी कि मैंने जाना है बात, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे कोई मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई तो आएगा। तो मेरा माइंड सेट ये था कि मैं इंतजार करूंगा, ना मैंने उसे रोकना है, ना ही मैंने उसे कुछ कहना है। जो आगे स्टार्ट लेगा तो मैंने फिर अपना काम एंड तक पहुंचाना है। अच्छा, कराटे एक कोई मार्शल आर्ट जो होती है वो बेसिकली प्री प्लान नहीं होती। आप बताते नहीं है किसी को कि मुझे आता है, मैं मार सकता हूँ, फिर उसी मुताबिक आपका माइंड बना के लोग आते हैं कि यार ये इसका ये चीज जानता है, तो इसको यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से अटैक करो। ये तो दुश्मन को बताने वाली बात होती है। हमेशा मैंने सरप्राइज रखा है, हमेशा। ओके। तो ये टेक्निकल पॉइंट है जो हर मार्शल आर्टिस्ट को, हर एक नॉर्मल जो मार्शल आर्ट नहीं सीखे उनको पता होना चाहिए कि ये हमेशा कराटे मार्शल आर्ट सरप्राइज होती है। इसमें बताना नहीं होता कि आप कहाँ तक जानते हैं। ना मैं ये सोच के करता था कि मैं किसी को बीट कर दूंगा, ना मैं चैलेंज कभी करता हूँ कि मैं कितनों को मार सकता हूँ। बस मुझे ये पता है कि बॉडी वेरिएशन क्या है। जो इल्म मुझे मिला, मुझे पता है कि कोई मुझे मारेगा तो मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इतना ज्यादा जोर से नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कहाँ मारना है वहां चोट ज्यादा लगेगी, इसका भी मुझे इल्म है। फिर ब्लॉकिंग भी होती है हमारे पास, फिर ये बॉडी शिफ्टिंग होती है हमारी। वो सब चीजें मिलाकर जो है हम एक माइंड सेट, आपको पता है मैंने बचपन से ही बना हुआ था। तरबियत ही जो है वो हुई कि एक साथ तो आएगा नहीं ना। तो मुझे बहुत इजी था ये, मैं इसको डिफाइन शायद मैं सही ना कर सकूं, लेकिन ये है कि इसको प्रैक्टिकली मैं आपको आसान कर देता हूँ। कैसे? आप स्कूल लाइफ में रहे, तो जब आप स्कूल लाइफ में आपने 10 साल का वक्त गुजारा मैट्रिक तक, नहीं वो हमें टाइम का मिल रहा है जी कि आपके पास टाइम इतना हो चुका है, हमें बाकी कोई वो नहीं है, हमें टाइम का इशारा आया है। तो जब आप स्कूल लाइफ में रहे 10 साल, क्योंकि बचपन से तरबियत थी, बचपन में जी आपको क्लास फेलोज आपके मिलते हैं जी, आपको इरिटेट करते हैं, आपने एक पंच टिका दिया, चलो जी वो वहां बैठ गया, फिर आप 2, 3, 4 में आए, उससे बड़े आप हुए, वो सामने मध्य मुकाबिल था वही बड़ा, उसने आपको हिट किया, वो एक दिन एक को आपने मारा, अगले दिन 4 आ गए जी, फिर आपने 4 को मार दिया, वो चारों फिर समझ गए हाँ जी इसके साथ लगना मुनासिब नहीं। फिर मैट्रिक, थोड़ा सा स्कूल लाइफ पे नजर डालते हैं, फिर कॉलेज, फिर वो यूनिवर्सिटी वाली लाइफ। मैं ख्याल से मैं थोड़ा सा इसको ना सुनना चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कॉलेज में और स्कूल के अंदर जो है ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी, क्योंकि बहुत कम हुआ है जो मुझे मतलब समझता हूँ कि मैं उसको कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता, वो होता है समटाइम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मेरे साथ मसला जो है हमेशा स्ट्रीट फाइट पे हुआ है, हमेशा स्ट्रीट पे हुआ है। जो खासतौर मोहल्ला था मेरा लास्ट जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ ये चीजें बहुत होती थी। फिर लास्ट टाइम कुछ लोग थे जो मतलब कि बहुत ज्यादा इस चीज में जेलिसी उनको ज्यादा हिट कर गई, और वो फिर पता लग गया इस चीज, जिनको पता लग गया, उन्होंने प्लान किया कि यार इसकी जो अना है, बेसिकली वो अना नहीं थी, वो बेसिकली मेरा पैशन था जिसको उनको अना लग रही थी। क्योंकि फेम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो वर्ल्ड में भी मिला है, तो पाकिस्तान के अंदर ही मिला है, और मुझे मेरे मोहल्ले के अंदर हर कोई बच्चा, हर फैमिली के अंदर एक इंस्पिरेशन होती है कि भाई आपने फिट रहना है, आपने दानिश की तरह बनना है। तो वो एक आइकन बन गया मैं। तो वो भी लोगों को जो है वो हिट करने लगा ये चीज जो है। तो उसमें जो है कुछ लोग ग्रुप बना के आए थे मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने जो है बहुत फाइन तरीके से जो है मैनेज किया। कोई एक आध वाक्य सुनाए दे, किसी को नहीं पता चलेगा, जितने भी 8-10 लोग होंगे ना वो नहीं पता चलेगा उनको जी। वैसे ये बकरीद की रात थी और ये डिस्प्यूट हुआ था एक, तो उसमें पूरी प्लान करके गाड़ी के अंदर सब आए हुए थे, उनके प्लान कर भाई अगर इस तरह से होगा तो हम सब अचानक से चारों तरफ से आगे मारेंगे और जो है इंशाल्लाह हम अपने उस पर कामयाब हो जाएंगे। यस। तो कुछ तरबियत हमारी भी हुई थी, चारों तरफ से आने की इंतजार था मैं। तो अच्छा, आपको डाउट था कि जी कुछ होने वाला है आज? मैं कभी भी ये नहीं समझता कि मेरा दुश्मन कमजोर है, हमेशा मैं थोड़ा सा आइडिया था कि आज कुछ होगा। मैं कॉन्फिडेंस लेकर आइडिया लगा लेता हूँ कि आज जो सामने आने की हिम्मत ना करे, वो अचानक से हिम्मत से आगे आ रहा है, तो कोई तो वजह होगी, ओके, कोई तो पावर होगी साथ में।
तो मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैं इस चीज़ को एनालाइज कर लिया करता था। खैर, तो वो जो झगड़ा था उसमें वो सारे लोग जो है गाड़ी से निकले अचानक, उनके पास कुछ गाड़ी के वेपन से लेके रॉड वगैरह, yes, लगाना वो yes, थी। yes. और मुझे अभी भी याद है मेरे घर के पास एक जगह है इनम अपार्टमेंट, तो वहाँ पे एक मेमन फैमिली थी, उनकी वालदा ऊपर खड़ी हुई थी, उस फैमिली के अंदर जो बड़ी थी, तो वो ऊपर से खड़ी देख रही थी। एक लड़के ने आके मुझे हॉकी मारी पेट पे, बिल्कुल साइड से आके। तो मुझे खुद भी याद, मतलब मैं वो सोचता हूँ, कहता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो उस हॉकी का मुझे 1% भी एहसास नहीं हुआ। ओके। उसका साउंड इतना था कि वो जो ऊपर फैमिली थी वो बाहर निकल के आ गई कि यार ये हुआ क्या है, मतलब मुझे उसका असर नहीं हुआ। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो मैंने दिन रात प्रैक्टिस की थी, ये जो मेरे मसल्स डेवलप हुए थे, आज ये काम आए मेरे। अगर मैं सिर्फ अपने माइंड से ही काम कर रहा होता तो शायद मैं नीचे पड़ा होता भी। और वो असर जिसने मारा उसके ऊपर भी असर हुआ कि यार ये मैंने हॉकी मारी है, हुआ क्या ये। तो मैं खुद भी आई एम नॉट श्योर कि मैं देखा था अपने आप को, ये मेरे साथ हुआ। खैर, उस वक्त मैंने उस जज्बे के अंदर कि मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे और पुशअप दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 18 थे तकरीबन, 17-18 मैंने अकेले मारा और बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद फिर कुछ पार्टी उसमें शामिल हो गई, जो हमारी तंजीमी लोग होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश की ताकि हम उस पर कैप्चर करें। और ये कौन बंदा है, आपको पता है आजकल कराची के अंदर ये एक ज़माना गुजरा है जिसमें कोई बंदा अगर ऊपर आए तो बर्दाश्त नहीं किया था। बिल्कुल, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, वहाँ से नहीं है। तो उन्होंने जो है उसको जो है ना इनिशिएट किया और फिर उस चीज़ को अपने आप से हैंडल करने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखिए मैं बदमाश नहीं हूँ, मुझे बुलाया समझाया उन्होंने कि आप जो है सॉरी करेंगे। मैंने कहा देखिए सॉरी मैं किसी एज से करता, 18 से सॉरी करूँ मैं, और 18 को अगर आप कहेंगे मुझसे मुज़ाकरात करें तो क्या मेरे सब बंदा था, तो आपको लगता है कि एक अकेला बंदा 18 से बदमाशी करेगा, या कभी ऐसा होता है? तो ये सब जो हुआ ये आप उसको समझे, एनालाइज करें। Yes, exactly. तो वो खैर इसको समझ गए, लेकिन ये है कि वो चीज़ जो है सियासत की नजर हुई। खैर मैंने फिर इस चीज़ को फौरन वहाँ से हटाया। और जो आपका पहले सवाल था कि ये आप जो स्ट्रीट फाइट से मैं अपने आप को निकाल के और एसोसिएशन में लेके आया, वहाँ से मैंने आगाज़ किया अपना वर्ल्ड लेवल का सफर। अच्छा, वो जो 18 लोग थे, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, बट मैं ये बताएं एक चीज कि वो मार खाने के बाद वही समझ तो गए होंगे कि हम इसको नहीं कवर कर सकते। उसमें कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए और वो मुझसे कहते हैं कि मुझे आप टीच करें। ओके, मैं समझ गया। अंग्रेजों की एक मिसाल है जी बड़ी अच्छी, दोस्तों, इफ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम। अगर आप उनको मार नहीं सकते तो उनके साथ दोस्ती कर लें। तो उन्होंने बड़ी अकलमंदी वाली बात की। बादाम उन्होंने ज्यादा खाया होगा जी, या तो मार के कुछ होते हैं जो बादाम खा के जिनको अकल आती, कुछ होते हैं जो मार खा के आती है। सो चले, बादाम असर नहीं किया, दानिश भाई की लाते असर करने की बड़ी बात है जी। अच्छा, सो एक सवाल मेरा और था, क्योंकि जी अनस्क्रिप्टेड है, बैठे बैठे जी सवालात आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और दानिश मैंने बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रख दिया था। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने बड़ा फील किया इस चीज को कि मैं वाकई किसी तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, और मेरे सामने इन्होंने मुझे कह दिया कि जी आपका अनस्क्रिप्टेड हर बार का होता है, सो इस बार भी। तो आई वॉज सरप्राइज कि जी इन्होंने ऐसा बोला है, और आज मेरे लिए टफ टाइम हो गया, क्योंकि मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ, मैं मुआशरे की बातें करता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग था, बट इट वॉज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जी कोई ऐसा फिल्मी सीन कभी, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अक्षय कुमार साहब जा रहे हैं, कोई लड़की जा रही है, उसका कोई पर्स छीन के भाग गया, या कोई दो डाकू खड़े हो गए छुरी खंजर लेके, कोई ऐसा कोई सीन कभी? हाँ, स्कूल के अंदर एक हुआ था कि मेरी क्लास फेलो थी मेरी, मतलब जस्ट लाइक इन सिस्टर। तो उन्हें जो है वो उसी स्कूल के बाहर के जो कॉलोनी के लोग थे वो शायद कुछ नंबर देना चाह रहे थे, कह रहे, तो वो सब कुछ अपना जो उनका पर्सनल काम था वो कर रहे थे। तो उसमें जो मेरी दोस्त थी उन्होंने मुझे शिकायत की, मैंने उन्हें मना किया कि देखिए जब कोई राजी नहीं है तो फिर आप उसमें ना करें। तो वो क्योंकि एक ग्रुप की शक्ल में, जाहिर सी बात है, जब ग्रुप होता है तो वो एक ग्रुप ऑफ इंस्टिक, मतलब वो एक मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी, यस, मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी। तो वो जो अथॉरिटी थी वो मेरे लिए जो है मेजॉरिटी अथॉरिटी ने मिलकर जो है प्लान किया कि भाई इसको सबक सिखाते हैं, इसको सबक सिखाते हैं कि ये कैसे आई हीरो है क्या। तो मैं तो जैसे एक भाई बन के मैंने वो बस इंसानी हमदर्दी, एग्जैक्टली अनस्क्रिप्टेड कह लें आप वाली बात थी, बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो वो मेरे साथ जो है समझ लें कि हैंड टू हैंड जो है उसको सामने आ गए। तो बस वहाँ भी जो है कुछ ऐसा हो, तो वो दो थे, तो मैंने जो है वो ढेर किया उन्हें, फिर वापस स्कूल चला गया अंदर। जब स्कूल से बाहर आया तो एक टीम मौजूद थी मेरे लिए। माय गॉड, इट वाज सरप्राइज वंस अगेन। बिल्कुल। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, और मैं जो है घबराता नहीं हूँ सिचुएशन से, बल्कि मैनेज करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो चीज़ मैनेज मुझसे हो। तो मैंने कहा देखिए भाई यहाँ भी मैं कर सकता हूँ जो करना है, लेकिन मैं चारों लिए चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं तो मुझे कुछ वक्त है, मैं अपने कुछ दोस्त लेके आता हूँ, सही है, एक मैदान बनाते हैं इसको। और अगर आपको लगता है कि ये आप जितने लोग मौजूद हैं अगर मुझसे फैसिलेट हो जाएंगे, राजी है इस बात पे कि मैं अकेला और आप सब, तो ठीक है फिर मैं राजी हूँ। तो उन्हें कुछ फील हुआ कि यार ये जो है जो कह रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैलेंज कर रहा है।
तो उसने कहा ठीक है। वो जो होता है लड़कों में जवानी होती है तो सारी बातें होती हैं। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं अपने इर्द गिर्द जो बच्चे थे छोटे, उनको अपने साथ कोई 2 घंटे के लिए अपने छत पे ले गया घर की, और मैंने उनको सिर्फ थप्पड़ मारना सिखाया कि तुमने सिर्फ थप्पड़ मारना है, कैसे मारना है मैं समझा रहा हूँ। और आधे पौने घंटे के लिए मैंने उनको इतना मोटिवेट कर दिया था, और फिर मैंने कहा कि आप तो जाओगे मुझसे आगे, और जो आगे बड़ी एज के लोग हैं आपने उनको फेस करना है। तो वो बच्चे जो है मेरे साथ जाकर मुझसे पहले आगे पहुंचे, और मैं मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद पहुंचा था उस जगह पे, और वहाँ पे आधा काम हो चुका था उन बच्चों के हाथों। और बच्चों की एज थी, मुझे आज भी याद है, तो मैं नाम लूंगा, एक अब्दुल्ला था, एक प्यार से अब्बू कहते हैं, अब्दुल सत्तार नाम है, और कुछ और थे, आमिर सिद्दीकी थे, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं बेसिकली, बहुत छोटे थे उस वक्त। तो ऐसे कोई 7-8 बच्चे थे, उन लोगों ने जाकर स्टार्ट लिया। तो बेसिकली कई लोगों ने इस बात को नेगेटिव लिया कि यार आपने बच्चों को जो है ना मोटिवेट लड़ने में किया और अपनी लड़ाई लड़ा दी। बेसिकली वो बच्चे अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे, वो बच्चे थे, अनमेच्योर थे, उनके अंदर हैंड कॉम्बैट और अपनी जो अपना प्राइड होता है आपके अपने अंदर, उसका एहसास लाया मैंने, और फिर बच्चों को साइड में हटा के मैंने जो काम करना था खुद किया। तो वो जो लोग थे वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त से पिटे मुझसे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि तुमने जो चोट पहुंचाई, वो चोट ये नहीं थी कि तुमने हमें मारा या हमने तुम्हें मारा, चोट ये थी कि तुमने उन बच्चों को मोटिवेट कैसे किया, और तुमने हमसे उनको लड़वा दिया। यस, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक छोटा सा ये टीचिंग का हिस्सा भी है। यस, बिल्कुल ऐसी है। मैं अपना वो वाला सवाल बाद में करूंगा जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि यकीनी तौर पे अगर आप एक से लड़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई आपको टच भी कर सके, आई एम वेरी श्योर, ठीक है, उसको आप मौका ही ना देंगे। बट कोई अगर 8-10 होंगे, सो कोई 2-4 बार टच वो कर लेंगे आपको गलती से। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं सही हूं, तो आप मुझे बताएं कि क्या एक बार में ही आपका जो मद्दे मुकाबिल है आप उसको यकीनी तौर पर सुला सकते होंगे? एक बार, ज्यादा दूसरे की नौबत नहीं पड़ती होगी मुझे। देखिए, ये जो मार्शल आर्ट है बेसिकली ये रियलिटी है एक तरह की। Okay. जब आप उसको रियलिटी में लेते हैं ना, तो आप किसी को सेकंड चांस देते नहीं है। अब उस सेकंड चांस को ना देने के लिए आप एक मास्टर की बड़ी अच्छी सेज है जिसको ब्रूसली ने चुराया था और अपने नाम से उसको प्रमोट किया, जबकि ब्रूसली नहीं है वो सेज। एक मास्टर की, ओकिनावन मास्टर की सेज है कि मैं उस 100 एक साथ होने वाले अटैक से नहीं डरता जो एक वक्त में किए जाते हैं। मुझे उस एक अटैक से बहुत खौफ है जिसकी प्रैक्टिस 100 बार की गई है। यस, डेफिनेटली। तो वो ये बात है कि जब हम किसी चीज को लेकर, उसकी प्रैक्टिस को लेकर, जब हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रैक्टिस को हम यूज करते हैं और हमारे पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। अगर उस पर काम किया है तो ये मुमकिन है, वरना जो लोग ये सोचते हैं कि मार्शल आर्ट कर लिया तो अब वो नाउजुबिल्लाह फिरौन हो गए या खुदा बन गए, नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक मार्शल आर्ट इज अबाउट एजुकेशन। आपने मुस्तकिल हासिल करनी है, मुस्तकिल समझना है, मुस्तकिल सीखना है, फुटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताएं कि इसकी जो बेस्ट एज है सीखने की, कि जहां से हम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये तो मेरी आपकी हमारी बातें थी जो हमने की, आप तक हमने बनाया, बट कुछ हम अब हमारा टाइम बड़ा एक्सेस हो रहा है जी, हम इसको रोकना चाहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सो मुझे बताएं कि जी जो बेस्ट सीखने का टाइम है जहां से बच्चे को शुरू करना चाहिए, वो एज क्या होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो ये कि ये हर एज के लिए है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ये फिजिकल एक्टिविटी भी है और माइंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी है बेसिकली है। आप इसको किसी भी जगह पर, इंडोर आउटडोर, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को भी कराने में ये फायदेमंद साबित है, तो इसकी कोई एज नहीं है। आप बड़ी एज में भी कराएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आफ्टर 40 और 50 ईयर्स इसको स्टार्ट किया है। ये बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करती है बेसिकली, मेंटली और फिजिकली। तो इसमें कोई एज ऐसी नहीं है कि इसमें आप बच्चों को ये बोले कि नहीं आप कराटे में नहीं जा सकते। हाँ, ये कि किस एज में क्या करवाना चाहिए, ये बेस्ट कोर्स समझ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जी आप एक छोटा सा मैसेज दें जनरेशन को, यंग जनरेशन को, इवन इसके साथ साथ आप तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि एक सवाल मेरा आखिरी, कि इस वक्त आप किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस जगहों पे आप सिखा रहे हैं, ताकि जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें, वो डेफिनेटली आप आस न्यूज के पेज से या प्रोग्राम हम और आपके पेज से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इन तक अप्रोच करने के लिए। सो मैं चाहूंगा आप प्लीज लाजमी बताइए। देखिए, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक सिटी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपस गुस्साएं जो है, वहाँ भी मैंने जो है वही काम किया। और छोटे बच्चों को खास तौर पर मैंने जो है इनिशिएट किया कि इनको जो है मैं प्रमोट करूँ, और उनके अंदर वो चीज़ें मैंने पैदा भी की जो इससे पहले सिटी स्कूल कैंपस के अंदर कभी नहीं हुई थी। तो वही अप्रोच की बात होती है कि कोच के पास, टीचर के पास जो अप्रोच होगी, जो उसकी एक्सपर्टीज होगी, वो उससे अच्छा काम कर सकेगा। और डीएमसी एजुकेशन के अंदर भी यही काम कर रहा हूँ। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मकसद ये है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को डेवलप करना चाहते हैं या आप उस डेवलपमेंट को दिखा के अर्निंग करना चाहते हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम एक
सिस्टम नहीं बल्कि वो एक माफिया बन चुका है माफिया बन पैसा चुका है, अर्न करने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। वहां पर आप इसको मिसयूज करेंगे बेसिकली, ये मेरा मैसेज है। तो उस चीज को हटाकर आप इसे जो है एक फ्रूटफुल पाकिस्तान नेशन के लिए, पाकिस्तान के फ्लैग के लिए इसको सोचें कि आपने कुछ करना है अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए। आपके माँ बाप आपको वेट कर रहे हैं, जब आप घर वापस जाएंगे तो आप उनके लिए प्राइड बनते हैं या आप उनको जो है एक डिप्रेशन के मर्ज में लेके जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारी नेशन जब भी अच्छी हो सकती है जब वो अपने आप को चेंज करेगी। हम कहते हैं कि तब्दीली इमरान खान लाएंगे, तब्दीली हम लेके आएंगे। हमारे अंदर आने वाला जो एक चेंज है वो हमारा है अमल। जब वो अमल में चेंज लेके आएंगे खुद पे खुद तब्दीली आएगी। तब्दीली हमसे है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही जी। मैं इसी के साथ आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दोस्तों बिल्कुल हमने बात की जनाब कोई मार्शल आर्ट्स की, ओकिनावा की। हमने बात की दानिश साहब से, रेंशे दानिश खान, राइट। और क्योंकि इनका नाम दानिश खान है बट इनका जो कोई जो कहते हैं आपका लक़ब, ये जापान के अंदर जो आपकी डिग्री आपको मिलती है तो उसके साथ आपको जो है एक टाइटल भी मिलता है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी डिग्री क्या है। यस आई एम सॉरी, मैं इस पर नहीं बात कर सकता था, मेरा ये सवाल रह गया था। बट क्योंकि मैं मोटिवेशनल बातें ही करता हूँ, सो इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही था कि आपको मेंटली मोटिवेट करने के साथ साथ आपको फिजिकली भी मोटिवेट हों। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इस सेंस में कि इस जनरेशन में जो आजकल हम अपनी डाइट रख रहे हैं, हम जो खाना पीना खा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। यूं समझें कि वी आर ईटिंग लाइक अ पॉइजन, ठीक है। तो उसी के साथ हमें अपने आप को बड़ा फिजिकली, मेंटली, हर लिहाज से, आपको अखलाक से, आपके खुलूस से, आपको हर तरीके से बड़ा मोटिवेट रहना है जी। सो आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।